नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से हम लोग मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान देख रहे थे। लगातार ये श्रृंखला चल रही है, इसमें एक के बाद एक वीडियोज आ रहे हैं और आप देख रहे हैं। ये इसी का अगला भाग है और इस समय हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को, लेकिन उसमें देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ही सीमित है। उससे बाहर का हम तभी देखेंगे जब आवश्यकता हो। तो परीक्षा उपयोगी तथ्यों को कवर करना है। अब यहाँ पर देखिए, हम जो घटना लेकर आए हैं वो है 1931 का चरण पादुका नरसंहार। और ये जो नरसंहार है इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड ही कहा जाता है। जैसे भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड एक दुखद और नृशंस घटना के रूप में सामने आता है, वैसे ही चरण पादुका नरसंहार भी ये मध्य प्रदेश क्षेत्र में एक नृशंस घटना के रूप में देखा जाता है। डेट याद रखिएगा, ये 1931 की डेट। पूरी तारीख यहाँ दी हुई है 14 जनवरी 1931। इसमें मकर संक्रांति का दिन रहता है, यानी जो खिचड़ी का पर्व होता है। और उसी दिन छतरपुर रियासत में उर्मिल नदी के किनारे चरण पादुका नाम की एक जगह है, स्थान है, और वहां पर स्वतंत्रता सेनानियों की सभा चल रही थी। ठीक वैसे ही जैसे जलियांवाला बाग जो अमृतसर का था, वहां पे शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में। कोई भी हथियारबंद भीड़ वहां पर नहीं थी और बाहर से जो एकमात्र वहां से निकलने और आने जाने का द्वार रहता है उसको घेर कर पुलिसों की, या जो अंग्रेज पुलिस रहती है उसकी पूरी जो टुकड़ी रहती है वो गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। और यहाँ जब अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती हैं तो जो भीड़ होती है उसमें भगदड़ मच जाती है और लोग भागने लगते हैं, लेकिन मारे जाते हैं। तो यहाँ भी कुछ वैसी ही घटना है। देखिए, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी सभा चल रही थी और काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। नौगांव स्थित अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट फिशर के हुक्म पर बिना किसी चेतावनी के, पहले से चेतावनी नहीं दी गई थी, ठीक वैसे ही जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड में, और भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहे जाने वाले इस लोमहर्षक, यहाँ पे लोकहर्षक लिखा है तो इसका अर्थ ही बदल जाएगा। लोमहर्षक का मतलब ये होता है कि रोंगटे खड़े कर देने वाला। ठीक है, तो रोंगटे खड़े कर देने वाला ये जो कांड था, इसमें 6 स्वतंत्रता सेनानी, सेठ सुंदरलाल, धर्मदास खिरवा, हल्के कुर्मी, इसके अलावा रामलाल कुर्मी और रघुराज सिंह, ये सब शहीद हो जाते हैं। तो ये तो कुछ नेताओं के नाम थे, और कितने यहाँ पे जो गुमनाम लोग हैं वो शहीद होते हैं, उनकी कोई गिनती ही नहीं। कुल 29 लोग जो है वो जख्मी होते हैं। और यह गोलीकांड मालवा की जो भील पलटन है, यहाँ आप देख रहे हैं, मालवा की भील पलटन से करवाया गया था। मतलब अपने ही देश के लोगों से अपने ही लोगों को मरवाना, ये अंग्रेजों की फितरत होती थी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 1931 का जो पंजाब मेल हत्याकांड है, इसको भी देख लेते हैं। 23-24 जुलाई 1931 की अगर बात करें तो जो दरमियान रात्रि थी, यानी मध्य रात्रि की बात हो रही है, आधी रात, दिल्ली से बंबई की ओर जा रही पंजाब मेल, ये ट्रेन थी, खंडवा रेलवे स्टेशन पर रुकती है। ये कहानी है, कहानी की तरह इतिहास को पढ़ेंगे तो रोचक होगा। और प्रथम श्रेणी का यानी फर्स्ट क्लास का जो डिब्बा उसका रहता है, उसमें अंग्रेज फौजी अफसर रहते हैं। इनका नाम है लेफ्टिनेंट हैक्सेट। इसके अलावा मेजर शीहन थे और उनका एक शिकारी कुत्ता था। ये लोग सवार थे, मतलब एक शिकारी कुत्ता भी इनके साथ में था, और ये 2 जने थे। और देश की आज़ादी के दीवाने दमोह के बुंदेलवीर यशवंत सिंह और भुसावल के रेल कर्मचारी देवनारायण तिवारी, इनके अलावा दलपत राव, ये चाकू और कृपाण लेकर डब्बे में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद देवनारायण ने पहले तो भौंक रहे कुत्ते को मार डाला, और उसके बाद लेफ्टिनेंट हैक्सेट अपनी पिस्तौल से देवनारायण को निशाना बना पाता, उससे पहले यशवंत सिंह ने उसे कटार से खत्म कर दिया। तो ये चीजें हैं। और उसके बाद इसी शोर शराबे में यहाँ देखिए हैक्सेट को ही लोग मार डालते हैं और उसके बेचारे कुत्ते को भी मार डालते हैं। उसके बाद मेजर शीहन की नींद जो है इस हंगामे में खुल जाती है और वह यशवंत पर वार करने की कोशिश करता है, और अंत में इन पर भी चाकू चल जाती है। कुल मिलाकर यह है कि यहाँ मारकाट मच जाती है, और अंत में ये होता है कि यशवंत ने टार्च जलाकर दलपत राव को ट्रेन रोकने के लिए जंजीर खींचने का इशारा किया। बीच जंगल में गाड़ी रुकती है और ये तीनों जो क्रांतिकारी रहते हैं, मतलब चेन पुलिंग ये लोग करते हैं, और गाड़ी रुक जाती है। उसके बाद ये तीनों ही वहां से फरार हो जाते हैं। जनरल हैक्सेट ने दम तोड़ दिया और शीहन जो है वो बच जाता है। मतलब शीहन जो है उसके ऊपर चाकू का प्रहार तो किया गया था, लेकिन कुछ खास चोट नहीं लगी थी, तो वो बच जाता है। फिरंगी फौजी अफसरों पर हमले की इस घटना ने फिरंगियों को दहला दिया। तो बाकी काम ये अच्छा करते हैं, लेकिन कुत्ते को नहीं मारना चाहिए था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। कुत्ता उसमें कोई दोषी नहीं था। इसके बाद आगे चलते हैं। हलचल मचती है और अगले दिन आश्रयदाता के विश्वासघात तिवारी और दलपत राव भी पकड़ लिए जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनको भी दंड मिलता है, तो वही आप देख रहे हैं। 10 अगस्त 1931 को खंडवा की अदालत में तीनों ही जो क्रांतिवीर होते हैं उनके खिलाफ एक मामला पेश किया जाता है। और 31 सितंबर 1931 की अगर बात की जाए तो यशवंत और देवनारायण तिवारी को सजाए मौत और दलपत राव को काले पानी की सजा सुनाई जाती है। 11 दिसंबर 1931 की रात्रि 1 बजे क्रांतिवीर यशवंत सिंह, जिनकी की अवस्था उस समय मात्र, यहाँ आप देख लीजिए, मात्र 22 साल की थी, और क्रांतिवीर देवनारायण सिंह जो कि उस समय मात्र 20 साल के थे, इनको जबलपुर जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। और ये एक ऐसा एक संयोग यहाँ पर बन रहा है कि जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये डेट भी भगत सिंह की फांसी की तारीख की। तो ऐसी स्थिति में यहाँ मतलब न चाहते हुए वो चीज़ें याद आ जा रही। अब इसके बाद देखिए
इनकी पार्थिव देह से भी ब्रिटिश हुकूमत भयाक्रांत रहती थी। मतलब ये जो क्रांतिकारी थे, इनसे इतना ज़्यादा लोग डर गए थे, मतलब अंग्रेज इतना ज़्यादा डर गए थे कि इनकी लाशों को देखकर भी डरते थे कि भैया ये उठकर खड़े ना हो जाएं और गोलियां और चाकू न बरसाने लगें, ऐसा डरते थे। और इतना ज़्यादा ये भयाक्रांत हो गए थे कि रात में गुपचुप तरीके से इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और इनकी जो भस्म होती है या राख होती है वो भी परिवार को नहीं मिलती है। ऐसा ही कुछ अंग्रेजों ने खुदीराम बोस के साथ भी किया था। खुदीराम बोस सबसे कम आयु में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी सिद्ध होते हैं पूरे आज़ादी की लड़ाई में। और इतनी कम अवस्था में उन्हें जब फांसी पर लटकाया जाता है तो उसके बाद जो ब्रिटिश आर्मी रहती है या ब्रिटिश अधिकारी रहते हैं वो उनके शरीर के पहले टुकड़े करवाते हैं और उसे अलग अलग स्थानों पर फिकवा देते हैं, मतलब साबुत शरीर कहीं से न प्राप्त हो, नहीं तो लोग बगावत कर देंगे। ये अंग्रेजों को डर रहता था। तो वही काम यहाँ भी किया गया। यहाँ तक आपने देखा तो आपने दो यहाँ पे महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में परिचय प्राप्त किया है। एक तो पंजाब मेल हत्याकांड है जो कि 1931 का है, और ये मध्य प्रदेश का जो जलियांवाला बाग यानी चरण पादुका नरसंहार है ये भी 1931 का है। दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा, इससे संबंधित प्रश्न क्षेत्रीय स्तर पर पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद जी की। तो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जो भावरा ग्राम है वहाँ पे 23 जुलाई 1906 को हुआ था। बचपन में ही इनके पिता का नाम था पंडित सीताराम, उनका स्वर्गवास हो जाता है, और इनकी माता थी जगरानी देवी, उन्होंने इनका लालन पालन किया था। तो माता के पूरे संस्कार और उनकी जो कहानियाँ थी उनकी छाप आज़ाद जी के व्यक्तित्व पर दिखाई देती थी। आज़ाद 17-18 वर्ष की उम्र में ही अपनी माँ से काशी में संस्कृत पढ़ने की बात कहकर घर से निकले थे। मतलब ये माँ से ये कह के निकलते हैं कि मैं जा रहा हूँ और काशी में जाकर जो पंडिताई है, मतलब पांडित्य विद्या है, उसको सीखूंगा। जैसा कि इनका खानदानी पेशा था। मतलब इनका पूरा जो परिवार था वो कोई युद्ध वाला या कोई सैनिक छावनी वाला नहीं था। ये बड़े ही सीधे साधे लोग थे और एक ब्राह्मण परिवार के थे। तो ब्राह्मणों की उस समय की जो आजीविका होती थी वो यजमानी वाला काम होता था, तो वो करते थे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपनी माँ से झूठ कहा और जब ये घर से निकलते हैं तो शामिल हो जाते हैं भारत की आज़ादी के इस संघर्ष में। और देखिए, पहले से चल रहे इस आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन के खिलाफ सत्याग्रह चल ही रहा था, और उसमें इन्होंने 15 बेतों की सजा भी पाई थी। जो जेल में जाकर इनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी माँ का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो अपना नाम आज़ाद बताते हैं और इसी प्रकार से अपनी माँ का नाम बताते हैं। तो ये देश के प्रति उनका प्रेम जाहिर होता है और अंत में बेतों की सजा पर भी वे उफ तक नहीं करते। अदालत में उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वाधीन और घर का नाम जेल खाना बताया था। तो अंग्रेज इस प्रकार के जवाब से एकदम भौचक्के के रह जाते हैं। उसके बाद देखिए, तभी से चंद्रशेखर के नाम के साथ आज़ाद यहाँ पे शब्द जो है वो जुड़ जाता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद इनकी कोई टाइटल नहीं थी, इनके ही संबोधन से इनका नाम पड़ जाता है और इनके लिए सार्थक रहता है। उसके बाद देखिए, क्रांतिकारी विचारधारा के कारण वे लंबे समय तक गांधीवादी मार्ग पर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि ये गर्म खून था, युवा खून था, और ऐसी स्थिति में ये शांत होकर सत्याग्रह नहीं कर सकते थे कि भूख हड़ताल करके एक स्थान पर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अंग्रेज आएँ और इन्हें मतलब इनके जो खुशामद करने का काम है वो करें। हालांकि गांधी जी का रास्ता भी कारगर था, लेकिन यहाँ जो युवा वर्ग था उसके अंदर इतना सब्र नहीं था जैसा कि हर युवा में होता है। जो नौजवान होता है वो तुरंत एक्शन लेना चाहता है, और जो वयस्क लोग होते हैं या उम्रदराज लोग होते हैं वो धीरे धीरे काम को अंजाम देते हैं। सफल दोनों होते हैं, सफलता दोनों को मिलती है, बस तरीके अलग अलग होते हैं। तो यहाँ देखिए, गांधीवादी मार्ग पर नहीं चल पाते हैं और इनका तरीका जो था वो हिंसक था, मतलब उग्र था। अब देखिए, ये क्रांतिकारी श्रीगुप्त के संपर्क में आते हैं और उसके बाद रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में इन्होंने युग की महान क्रांतिकारी घटना काकोरी कांड में हिस्सा लिया था। और आप जानते हैं कि यहाँ पे जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है वो उस समय काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थी और ये उसी का काम था, मतलब ये लोग उसी से जुड़े हुए थे। काकोरी कांड के बाद ये होता है कि काकोरी कांड में जितने लोग भागीदार रहते हैं उन्हें या तो पकड़कर गिरफ्तार कर लिया जाता है या फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ आज़ाद एक तरह से अकेले पड़ जाते हैं। जब वो अकेले पड़ जाते हैं तो वो भगत सिंह से संपर्क साधते हैं, और उस समय शहीद भगत सिंह, मतलब ये एक नवयुवक के रूप में और पढ़े लिखे इंसान थे, ये पंजाब वाले क्षेत्र में सक्रिय थे। तो इन्हें जब न्यूज़ मिलती है कि एक निमंत्रण आया है जो कि क्रांतिकारी बुलावा है, तो ये आकर आज़ाद को सपोर्ट करते हैं। और ये जो HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसके नाम में एक शब्द या एक अक्षर जो है वो जुड़ जाता है, वो था S। तो HSRA के रूप में ये सामने आता है, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सोशलिस्ट जो शब्द है ये भगत सिंह का जोड़ा हुआ शब्द है, इसका अर्थ होता है समाजवादी विचारधारा। तो भगत सिंह समाजवाद से प्रेरित थे और ये विचारधारा उसी की, मतलब उन्हीं की देन है। तो इस प्रकार से ये पार्टी नया जीवन प्राप्त करती है। इसे आपने देखा झांसी में जब अंग्रेज पुलिस को सचिंद्रनाथ बख्शी के कार्यकलापों पर शक होता है। यहाँ देखिए 1924 की बात हो रही है। 1924 के अंत में आते हैं और जिला संगठन कार्यकर्ता जो हैं सचिंद्रनाथ बख्शी, उनसे मिलते हैं और उसके बाद यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियाँ शुरू हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर जब पुलिस को यहाँ शक हो जाता है और वो आसपास जाने वालों पर कड़ी नज़र रखने लगती है, तो कुछ नवयुवकों की धरपकड़ भी होती है। तब आज़ाद ने अधिक समय तक झांसी में रहना ठीक नहीं समझा और वहाँ से शाम को अपने साथियों को भावी कार्यक्रम समझाकर एक कंबल और एक रामायण का गुटखा लिया और ओरछा के जंगल की राह पकड़ी। मतलब ये वहाँ से चलते बने या वहाँ से पलायन कर गए। उसके बाद आगे चलते तो यहाँ देखिए झांसी और ओरछा के बीच में ढीमरपुर के पास में सातार नदी के किनारे चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना डेरा जमाया
और वहां पर ये पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी का रूप धारण करके बैठ गए। ब्राह्मण थे ही और इनके लिए ब्रह्मचारी वेश धारण करना कोई कठिन काम नहीं था, इनका पारिवारिक संस्कार वही था। तो ऐसी स्थिति में ये तुरंत ही एक सन्यासी का चोला धारण कर लेते हैं, तो अंग्रेज इनके ऊपर कतई संदेह नहीं करेंगे। और उसके बाद देख लीजिए यहीं पर चंद्रशेखर आजाद, ब्रह्मचारी वेश इनका स्वाभाविक था क्योंकि ये आजीवन अविवाहित रहे। और उसके बाद हरिशंकर ब्रह्मचारी 1925 से लेकर 1927 तक क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करते हैं। इसके बाद पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी ढीमरपुरा ग्राम के लोगों को दिन में रामकथा सुनाते थे, भोजन का इंतजाम करते थे और वहीं पर झांसी की क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करते थे। सोचिए कितनी अच्छी रणनीति थी। आपने चंद्रशेखर आजाद की जो फोटो देखी होगी उसमें ये जनेऊ धारण किए रहते हैं और इनकी एकदम खड़ी जो लड़ाकू मूछें हैं वो आपको दिखाई देती हैं और हाथ में पिस्तौल रहती है। तो ये इनके व्यक्तित्व का अद्भुत संयोग था, मतलब हाथ में शस्त्र धारण किया हुआ एक जनेऊधारी ब्राह्मण, तो इसी प्रकार का इनका व्यक्तित्व था ही, मतलब वो बनावटी नहीं है। इसके बाद देखिए ये दिन के समय में अपना जो पूजा पाठ वाला पारिवारिक काम था उसको करते थे ताकि अंग्रेजों को संदेह न हो, और रात के समय में ये अपनी जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उसका संचालन करते थे। जल्दी ही इन्होंने अपने सरल व्यवहार और जो इनका पूरा वहां पे बर्ताव था उससे लोगों के साथ मीठे संबंध बना लिए थे। ढीमरपुर के लोग इन्हें काफी मानते थे और ये बच्चों को पढ़ाने लिखाने का भी काम करते थे, जो कि एक ब्राह्मण का सबसे पुश्तैनी पेशा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए ग्राम ढीमरपुरा के नंबरदार ठाकुर मलखान सिंह तो इनसे इतने ज्यादा प्रभावित थे कि वे हरिशंकर ब्रह्मचारी को अपना पांचवा भाई मानते थे और उनकी बंदूकों, यहाँ पे देख लीजिए, उनकी बंदूकों से वे अपने दल के साथियों को निशानेबाजी का प्रशिक्षण देने लगे। और पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी को 2 महीने में ही गांव वाले और नंबरदार से इतना मान सम्मान मिलने लगा कि अधिक समय तक कंबल कमर में बांधे और आधा कंधों पर डाले यह सातार तटवासी बाबा जी बने रहने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। अब वो सातार तट पर जो झांसी के क्रांतिकारी साथी हैं उनको बुलाकर काकोरी कांड के जो टूटे हुए सूत्र हैं उनको जोड़ने में लग जाते हैं। मतलब ये वाली जो स्थिति आप देख रहे हैं ना, ये निर्वासन जैसी स्थिति थी। कारण ये था कि काकोरी कांड की वजह से सब कुछ समय के लिए ठंडा पड़ गया था और सरकार कुछ ज्यादा ही यहाँ पे सक्रिय हो गई थी। तो ये लोग समय तलाश रहे थे कि सरकार थोड़ी सी यहाँ निष्क्रिय हो या असावधान हो और यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं तो फिर से एक संगठन खड़ा करें, यही योजना थी। जब आप युद्ध में जीतने का भरोसा न रखते हो तो कुछ समय के लिए आपको पीछे हट जाना चाहिए और पूरी तैयारी के साथ तब सामने आना चाहिए, यही रणनीति है। तो ये इन्होंने किया। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर काकोरी कांड में शामिल क्रांतिकारियों में आजाद ही एक प्रमुख रूप से बचे थे, बाकी सब जो थे, जो मुख्य थे, वो गिरफ्तार हो चुके थे या फांसी पर चढ़ा दिए गए थे। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल को आप देख रहे हैं, अशफाक उल्ला खां थे, इसके अलावा रोशन सिंह लाहिड़ी थे, मतलब रोशन सिंह थे और राजेंद्र लाहिड़ी थे। ये सब लोग जो थे ये फांसी पर चढ़ चुके थे। अब आजाद के धैर्यशील स्वभाव और संगठन क्षमता के कारण संगठन का नेतृत्व उनके हाथों में रहता है और दल के साथियों को पुनः संगठित करने के लिए अब आजाद को सातार तट के इधर उधर भी आना जाना पड़ता है। भगत सिंह, पंजाब के भगत सिंह, सुखदेव और उत्तर प्रदेश से शिव वर्मा, कुंदन लाल, विजय कुमार सिन्हा, सुरेंद्रनाथ पांडे आदि से इन्होंने संपर्क स्थापित किया। मतलब अलग अलग स्थानों से ये नवयुवकों को बुला रहे थे जो कि इन्हें सपोर्ट कर सकते थे। अब इन्होंने एक क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में अपने सूत्रों को फैलाना शुरू किया। अब इसके बाद देखिए आजाद जो है ये ओरछा यानी सातार क्षेत्र जो है इसको छोड़कर लाहौर, दिल्ली, आगरा, कानपुर, बनारस आदि शहरों में बारी बारी रहे और संगठन का कार्य करते रहे। इसके बाद देखिए इन्होंने अपना मुख्यालय 1925 से लेकर 1927 तक सातार तट पर जो कुटिया इन्होंने बना रखी थी ब्रह्मचारी के रूप में, वहीं पर बनाए रखा और सातार तट पर हर रोज झांसी से सदाशिवराव, मलकारपुर और दूसरे साथी ये काकोरी कांड की अदालती कार्रवाई और दूसरी जो क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी उनकी जानकारी अखबारों की कतरनों के माध्यम से आजाद को देते रहते थे। मतलब न्यूज इनके पास पहुंचती रहती थी, उनके सूत्र थे। अब इसके बाद ये होता है, यहाँ देख लीजिए, झांसी में रहने वाले क्रांतिकारी दल के नवयुवकों और सहयोगियों को आजाद की सातार तट पर बनी हुई गुप्त कुटिया का पता तो चली जाता है और उसके बाद हर पल की जो खबर है उससे ये आजाद को अवगत कराते हैं। और इसी बीच ढीमरपुर में एक हत्या हो जाती है, पुलिस आती है और कुछ डाकुओं के जंगल में छिप जाने की जो आशंका है वो पुलिस को होती है। अब यहाँ पे जब जांच पड़ताल होती है तो आजाद जो है ये नंबरदार के भाई के रूप में सुरक्षित तो थे ही, लेकिन जब नंबरदार से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है तो हरिशंकर ब्रह्मचारी जो थे उनसे भी घर का पता पूछा गया, लेकिन आजाद तनिक भी विचलित नहीं होते। मतलब यहाँ पे जो हरिशंकर ब्रह्मचारी हैं अर्थात चंद्रशेखर आजाद, उनसे भी पुलिस पूछताछ करती है तो वो विचलित नहीं होते हैं और गंभीरता से जवाब देते हैं। ठौर ठिकाना भला साधुओं का भी होता है। इसी सब झंझट से तो विरक्त होकर हमने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है और सब कुछ छोड़ दिया है। मतलब मेरा ना तो कोई घर है ना कोई परिवार है। ये आपने देखा, पुलिस वाले बिना ठौर ठिकाना जाने ही चले गए और अब जो है आजाद ने सातार यानी ढीमरपुरा को छोड़ देना उचित समझा। नंबरदार बंधुओं को समझा बुझाकर वो झांसी चले आए। मतलब यहाँ देख लीजिए ये जो जागीरदार थे आजाद को आने नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा ही करते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ मास्टर रुद्र नारायण जी ने नई बस्ती में एक मोहल्ले में मोटर ड्राइवर रामानंद के यहाँ इन्हें रख दिया था। तो ये कहानी है, फिलहाल आप यहाँ देखिए। यहाँ पर कहा गया कि ये एक स्थान पर टिक कर नहीं रह पा रहे थे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में आए, झांसी में रहे, फिर झांसी से ये अगले क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं।
1928 में साइमन कमीशन भारत आता है और इसका विरोध और बहिष्कार किया गया। ऐसे ही विरोध प्रदर्शन पर जो फिरंगी हुकूमत है उसके बर्बर बल के प्रयोग के कारण जो राष्ट्रीय नेता थे लाला लाजपत राय, उनका बलिदान हो गया, वो शहीद हो जाते हैं। अभी एक पिछला मैंने टेस्ट सीरीज का वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो उसमें एक महोदय ने चर्चा की थी कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, आपने ऐसा क्यों कहा कि वो मर गए, आपने क्यों नहीं कहा कि वो शहीद हो गए? मर कर ही तो शहीद हुआ जाता है, इसमें कोई संदेह है क्या? और सम्मान प्रकट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी ही करें। चलिए, तो देखिए यहाँ पर लाला लाजपत राय का बलिदान हो जाता है, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। और कैसे होती है आप जानते हैं, लाठीचार्ज होता है, लाठियां लगने से ये गंभीर रूप से घायल होते हैं और कुछ समय बाद इनका देहांत हो जाता है। तो इस घटना से जो भगत सिंह रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और इस घटना के 1 महीने बाद ही राजगुरु और भगत सिंह ने एक पुलिस अफसर को मौत के घाट उतार दिया था। ये बदला था। अब इसके बाद 8 अप्रैल 1929 को क्रांतिकारी दल के निर्णय के हिसाब से, मतलब अब यहाँ पे ये तय हो गया था कि ये जो बहरे हैं इन्हें सुनाने के लिए धमाका चाहिए, ये ऐसे नहीं सुनेंगे, चिल्लाओ चाहे जितना। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है ये दिल्ली की असेंबली में जाते हैं और वहाँ पर धुएं वाला जो स्मोक बम होता है उसको फेंकते हैं, और वो भी ऐसी जगह फेंकते हैं जहाँ पे कुर्सियाँ खाली रहती हैं, लोग बैठे नहीं रहते। और ये लोग चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन वहीं अपने स्थान पर डट कर खड़े रहते हैं। गिरफ्तारी देना इनका उद्देश्य था। ये जानते हैं कि गिरफ्तार होने के बाद क्या होगा, लेकिन इसके बावजूद ये वीर योद्धा वहीं खड़े रहते हैं और लगातार आज़ादी के नारे लगाते रहते हैं, पर्चे फेंकते हैं और इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, इस प्रकार के नारे लगाते हैं। मुकदमे का नाटक चलता है। नाटक क्यों चलता है? क्योंकि ये वास्तव में फॉर्मेलिटी रहती है, अंग्रेज क्या चाहते हैं वो पहले ही तय रहता है। और अंत में 23 मार्च 1931, ये डेट याद रखिएगा, और जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो डेट भी यही है, 23 मार्च की। ठीक है, तो 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता है। तो ये कुछ कहानियां हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद का क्या होता है, तो आप जानते ही हैं। चंद्रशेखर आज़ाद और उनके दल के मन में ये अरमान पलता ही रह गया कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को अंग्रेजों की गिरफ्त से छुड़ाया जाए। और पूरे उत्तर भारत की पुलिस जो है ये आज़ाद के पीछे पड़ जाती है। पहले तो भगत सिंह को निशाना ये लोग बनाते हैं जब वो मारे जाते हैं, मतलब शहीद हो जाते हैं। तो उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे ये लोग पड़े रहते हैं, क्योंकि ये मुखिया रहते हैं, सरगना उसके रहते हैं। तो अगर ये कब्जे में आ जाते तो अंग्रेजों को ये लग रहा था कि बाकी दल के जो सदस्य हैं वो गिरफ्तार अपने आप हो जाएंगे। और ऐसे में ये काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं, मतलब परेशान रहते हैं कि क्या किया जाए, क्या करना चाहिए। और अंत में ये बचते बचते जाते हैं इलाहाबाद। वहाँ पे नेहरू जी से मुलाकात करना इनका उद्देश्य रहता है। ये नेहरू जी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे ये गांधी जी से संपर्क साधना चाहते थे शायद, या कुछ और बातें थी जिसकी वजह से ये उनसे मिलने जाते हैं। और पुलिस को सूचना मिल जाती है कि ये इलाहाबाद में है, तो पुलिस चारों ओर से घेराबंदी करना शुरू कर देती है। दिन के 10 बज रहे थे, पुलिस ने इन्हें घेर लिया और उस समय ये 27 फरवरी 1931 की तारीख है, अल्फ्रेड पार्क में वो बैठे हुए थे। दोनों ओर से गोलियां चलने लगती हैं, मतलब आज़ाद के पास एक पिस्तौल रहती है और सरकार चारों तरफ से जो अपनी आर्मी तैनात की रहती है उसके पास बहुत सारे हथियार रहते हैं। तो गोलियां एकदम बेशुमार चलती हैं। आज़ाद ने पुलिस के छक्के छुड़ा दिए। जो तय मात्रा में इनके पास गोलियां थी उतने से ही ये पुलिस की नाक में दम कर देते हैं। और जब इनकी पिस्तौल में सिर्फ एक गोली शेष रह जाती है तो ये जानते हैं कि अब पकड़े जाएंगे, मतलब अब गोली है नहीं और मुकाबला करने के लिए हमें अब हथियार डालना पड़ेगा। और ये इनके स्वाभिमान के खिलाफ था, तो ये उसे अपनी कनपट्टी पर सटाते हैं और अपने आप को मार लेते हैं। मतलब ये आत्मघात नहीं था बल्कि आत्म बलिदान था। ठीक है, और इस प्रकार से ये जो अमर सपूत हैं ये शहीद हो जाते हैं। इलाहाबाद में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया और चिता की भस्म बड़ी श्रद्धा भाव से लोगों ने उठाई। और ऐसे ही श्रद्धा भाव से कभी जो शहीद खुदीराम बोस थे उनकी चुटकी भर भस्म उठाई गई थी, हालांकि उनका पूरा शरीर लोगों को नसीब नहीं हुआ था। तो ये कुछ कहानी है। ऐसे लोग जो है ये मर जरूर जाते हैं लेकिन लोगों की स्मृतियों में हमेशा अमर रहते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद हो या खुदीराम बोस हो या आज़ाद के अलावा भगत सिंह या जैसे भी क्रांतिकारी हैं, ये हमेशा लोगों की स्मृतियों में जिंदा रहेंगे। तो यहाँ तक हमने इसे देखा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, ताबीज़ में भरकर लोगों को पहनाया गया। बच्चों को जो अपने घर के बच्चे होते थे उनको लोग पहनाते थे ताकि वो भी आज़ादी की लड़ाई के लिए योगदान दें या उनका कुशल मंगल हो, इस हिसाब से पहनाया जाता था। तो इतना बड़ा जो श्रद्धा का भाव था वो इनके लिए प्रकट होता है। और इस प्रकार के बहादुर और देशभक्त बनने की प्रेरणा लोग अपने बच्चों को देते हैं। अमर शहीद का इससे बढ़कर क्या सम्मान हो सकता है? वास्तव में इससे बढ़कर बहुत कुछ सम्मान हो सकता है, लेकिन जितना सम्मान इन्हें मिलना चाहिए था अंग्रेजों ने मिलने नहीं दिया। आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जबलपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट, ये स्थानों के नाम दिए हैं। कहाँ पर कब कौन सी घटना होती है ये डेट के हिसाब से दी हुई है, तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा, इससे प्रश्न बन सकता है। तो जबलपुर का जो झंडा सत्याग्रह है उसकी डेट है 1923, नमक कानून तोड़ा जाता है 1930, और कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन है मध्य प्रदेश क्षेत्र का, उसकी जो डेट है वो आप जानते ही हैं, ये डेट है 1939। उसके बाद यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना जाता है वो भी आप देखते हैं। नरसिंहपुर ये बुंदेला विद्रोह के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा महात्मा गांधी का यहाँ आगमन होता है, वो डेट आप देख रहे हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में जिले के जो 311 व्यक्ति हैं उन्होंने भाग लिया था, तो ये 1940 की तारीख है। ये हो गया नरसिंहपुर। जबलपुर को हमने देखा, नरसिंहपुर को देखा, बालाघाट को देखिए। यहाँ पर CR मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है इनके बारे में दिया हुआ है, और देवरस गांधी, इनका नगर आगमन होता है 1920 में।
अली बंधुओं का नगर आगमन होता है 1920 में और झंडा सत्याग्रह होता है 1923 में, जबकि महात्मा गांधी यहाँ पर आते हैं 1933 में। तो ये बालाघाट के बारे में कुछ हमने देखा, यहाँ पर कौन सी तारीख कब वेरी करती है उसे देख लीजिएगा। इसके बाद छिंदवाड़ा को देखिए तो महात्मा गांधी यहाँ पर आते हैं 1921 में और झंडा सत्याग्रह की जो डेट है वो 1923 है। इसके बाद मंडला को देखिए तो मंडला जिले, यहाँ पे जिले की अगर बात की जाए तो जिले की पहली राजनीतिक कॉन्फ्रेंस जो है ये 1917 में होती है। जंगल सत्याग्रह की जो डेट है वो 1930 है। डिंडोरी का यहाँ देखिएगा, डिंडोरी विद्रोह जो है वो 1931 का है और महात्मा गांधी का नगर में आगमन होता है 1933 में। सिवनी को देख लीजिए तो सिवनी अनुशीलन समिति के अनेक कार्यकर्ता जो थे उनका क्षेत्र बनी हुई थी, मतलब ये यहाँ पर रहते थे और महात्मा गांधी यहाँ आते हैं 1921 में। झंडा सत्याग्रह की डेट वही पुरानी वाली है, जंगल सत्याग्रह की डेट भी वही पुरानी वाली है। सुभाष चंद्र बोस और शरद चंद्र बोस को सिवनी जेल में लाया गया था तो वो डेट जो है वो 1932 की है और टुरिया गोलीकांड जो है इसकी तारीख है 1931, इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सागर जिले को देख लेते हैं तो बुंदेला विद्रोह 1842, इसके बाद पैदल सेना विद्रोह 1857, हितकारिणी सभा का गठन 1872, राजौली सत्याग्रह 1920, लाला लाजपत राय का नगर आगमन होता है 1926 में और महात्मा गांधी यहाँ पर आते हैं 1934 में। दमोह को देखिएगा तो दमोह में 42वीं पैदल इन्फेंट्री का विद्रोह होता है 1857, शराबबंदी की जो डेट है वो 1926 है, गांधी जी का आगमन होता है 1933 में और जंगल सत्याग्रह की डेट वही पुरानी वाली है, इसे आपने देखा। पन्ना में सार्वजनिक पुस्तकालय यानी जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसकी स्थापना होती है और करबंदी का जो सिलसिला है वो चलता है, तो ये वाली डेट है 1930 और प्रजामंडल की स्थापना होती है और वो डेट है 1930। तो ये सब तारीख है। इसके बाद छतरपुर को देख लेते हैं तो छतरपुर चरण पादुका गोलीकांड आपने पीछे देखा, ये 1931 वाला। उसके अलावा लकड़ी आंदोलन और प्रजामंडल की स्थापना, ये सब चीजें यहाँ पर अंजाम दी जाती हैं। तो ये आप एक क्रम से देख रहे थे। छतरपुर के बाद टीकमगढ़ को देख लीजिएगा तो टीकमगढ़ अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद कुछ समय तक यहीं पर, मतलब जो ओरछा क्षेत्र यहाँ का है वहाँ छुप कर रहते हैं और 1924 मिलिट्री विद्रोह 1933-34 वाला झंडा सत्याग्रह 1923, ओरछा सेवा संघ की स्थापना, ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा 1938। सिरोह को देख लीजिएगा तो ये सिरोह नहीं असल में सीहोर है, सीहोर छावनी में विद्रोह ये 1857 का है और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती है, ये 1920। बैतूल में देखिए तात्या टोपे पर सुनवाई होती है, माफ कीजिएगा तात्या टोपे का मुल्ताई आगमन होता है 1857 में। आर्य समाज की शाखा यहाँ पर खुल जाती है और होम रूल लीग की शाखा भी यहाँ पे खुलती है, तो डेट ध्यान दीजिएगा 1857 है और यहाँ पर देखिए 1916 है। झंडा सत्याग्रह की डेट वही पुरानी वाली है 1930। इसके बाद विदिशा में देखिएगा, यहाँ पर देखिए जो शराब की दुकानों पर धरने दिए जाते हैं वो दिया हुआ है। होशंगाबाद में अगर देखा जाए तो हरदा तहसील को लूटने की जो घटना है वो दिखाई देती है और ये 1857 की है। उसके अलावा तात्या टोपे इस क्षेत्र में कुछ समय तक रहते हैं, होम रूल लीग की स्थापना होती है और झंडा सत्याग्रह की जो डेट है उसे आप देख रहे हैं, महात्मा गांधी का इटारसी, हरदा और होशंगाबाद में आगमन होता है। इसके बाद इंदौर को देखते हैं तो इंदौर 1857 में विद्रोह होता है, महात्मा गांधी का यहाँ पे आगमन होता है। जो यहाँ पे हिंदी साहित्य का सम्मेलन हुआ है उसको ध्यान दीजिएगा, ये है 8वां सम्मेलन 1918। प्रजामंडल की स्थापना होती है 1935 में, कपड़ा मिल हड़ताल होती है 1942 में। झाबुआ को देखिए कर वृद्धि का विरोध होता है 1935। धार को अगर आप देखें तो तात्या टोपे का आगमन होता है 1857, प्रजामंडल की स्थापना होती है 1941 और सत्याग्रह यहाँ पे जो होता है वो 1946 का है। खरगोन को अगर आप देखें तो खरगोन यहाँ पे महामंडलेश्वर की जो बगावत है 1857 वाली वो देखी जाती है। खरगोन लोक सेवक संघ की स्थापना होती है 1939। मंडलेश्वर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बंदियों का जो विद्रोह है वो आप देखते हैं 1929 का। इसी क्रम में खंडवा, उज्जैन और देवास को देख लेते हैं, काफी सारे हैं। तो यहां आप देखिए खंडवा, लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, इनका आगमन होता है 1917 में। विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया जाता है 1929 में और गांधी जी जो है यहाँ पर आते हैं संभवतः 1933 में। ये चीजें हैं। उसके बाद उज्जैन सार्वजनिक सभा का गठन होता है 1917 में। रेल की पटरी उखाड़कर यहाँ पे विरोध जाहिर किया जाता है, वो 1940 की डेट है। प्रजामंडल का गठन देवास में भी हुआ था, ये एक क्षेत्र थे, मतलब संस्था के तौर पे डेवलप होते थे। नीमच छावनी जो मंदसौर की थी वहां पे 1857 में प्रदेश का पहला विद्रोह शुरू होता है, ये ध्यान दीजिएगा, मंदसौर का इलाका। शाजापुर में कृषक सम्मेलन होता है और रतलाम में खादी आंदोलन, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार, ओंकारेश्वर तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगा दिया गया था उसका विरोध होता है। स्त्री सेवा संगठन जो था या सेवा दल था उसका गठन होता है, ये डेट याद रखिएगा 1931। इसके बाद ग्वालियर को देखिएगा तो 1857 की लड़ाई में सक्रिय सहयोग रहता है, हालांकि सहयोग क्या रहता है, असहयोग रहता है। और स्वदेशी प्रदर्शनी यहाँ पर लगती है 1908 में, इसको ध्यान दीजिएगा। स्वदेशी का उस समय काफी चलन था, बंगाल का विभाजन अभी हाल ही में हुआ था, तो लोगों के मन में देश प्रेम एकदम उमड़ उमड़ कर आ रहा था और ऐसे में स्वदेशी का यहाँ पे प्रदर्शनी लगता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे के जो इसमें स्थान है उन्हें देख लेते हैं। तो ग्वालियर के बाद यहाँ आप जैसा कि देख रहे हैं मुरैना है, भिंड है, दतिया है, तो क्रम से देखते चलते हैं। उसके बाद एक चीज़ ये भी ध्यान देनी है कि मध्य प्रदेश राज्य उस समय अविभाजित था सन 2000 से पहले तक, तो इसलिए छत्तीसगढ़ को भी इसमें जोड़कर देखना है।
फिलहाल देखिए, मुरैना में सार्वजनिक सभा का अधिवेशन होता है 1940, भिंड जो है इसमें ग्वालियर राज्य वार्षिक अधिवेशन होता है 1940, दतिया चंद्रशेखर आजाद का आगमन होता है और क्रांतिकारी दल का गठन होता है, प्रजामंडल की स्थापना होती है, डेट देख लीजिएगा, और जन आंदोलन 1946। इसके बाद शिवपुरी सार्वजनिक सभा की स्थापना होती है 1938। गुना को अगर देखा जाए तो ग्वालियर राज्य का पहला राजनीतिक सम्मेलन ये गुना में ही होता है। विदेशी वस्त्र का दहन किया जाता है 1942 में और जयप्रकाश नारायण का आगमन होता है 1942 में, ये आप देख रहे हैं। रीवा की अगर बात करें, इसे साफ कर लेते हैं, देखिए रीवा की अगर बात करें तो बघेलखंड राज्य कांग्रेस की स्थापना 1931, जन आंदोलन में 1934, मतलब यहाँ पे जो जन आंदोलन होता है उसकी डेट दी है, और गोलीकांड जो यहाँ का है वो 1947 का है, ये रीवा क्षेत्र है। इसके बाद चरू हैबा चावल वसूली कांड, ये सीधी का है, सीधी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। शहडोल को अगर आप देखें तो 1857 के आंदोलन में सक्रिय रूप से यहाँ पे विदेशी वस्त्र का बहिष्कार और विरोध आदि होता है, और तिलक दिवस का आयोजन किया जाता है 1942 में। यहाँ तक हमने मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें शामिल स्थानों को देखा है। अभी जो छत्तीसगढ़ में चले गए हैं उनको भी देख लेते हैं। तो बिलासपुर को अगर देखा जाए, ये बिलासपुर है असल में, तो 1857 का जो संग्राम था उसमें सक्रिय सहयोग रहता है, झंडा सत्याग्रह में भाग लेते हैं, और ये डेट है 1923। महात्मा गांधी का आगमन होता है 1933 में। विद्यार्थी जुलूस की जो तारीख है वो 1942 है। ये भारत छोड़ो आंदोलन का समय है, तो उस समय पूरे भारत में चिंगारियां भड़क रही। रायगढ़ को देख लीजिए, तो यहाँ पे पट्टाबंदी जन आंदोलन जो था ये 1905 का है। सेवा समाज की स्थापना होती है, प्रजामंडल समाज की स्थापना होती है, वो डेट आप देख रहे हैं। सरगुजा में कोई खास घटना नहीं थी, तो उसको हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं। इसके बाद रायपुर को देखिएगा, तो रायपुर में 1857 का सक्रिय सहयोग देखा जाता है और होम रूल लीग का गठन होता है। इसके अलावा महात्मा गांधी का आगमन होता है, तो वो डेट देख लीजिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय विद्यालय का आरंभ होता है, यहाँ देखिए 1921, महाकौशल राजनीतिक सम्मेलन 1930, और बाल समाज महावीर पुस्तकालय का गठन होता है 1930 to 38, मतलब बीच का समय। दुर्ग को देखिए, तो होम रूल लीग की जो दुर्ग शाखा है वो खुलती है 1915 में। मिल हड़ताल होती है 1919 में। जंगल सत्याग्रह होता है 1930 में। महात्मा गांधी का आगमन होता है 1933 में, और खैरागढ़ सेवा दल की स्थापना होती है 1938 में। राजनांदगांव को देखिएगा, तो जन आंदोलन 1920 का है। राजनांदगांव स्टेट की स्थापना होती है 1930 में। हरिजन सम्मेलन या हरिजन जो आंदोलन है उसकी स्थापना होती है 1934 में, और आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो राजनांदगांव है ये देश के चुने हुए जो 5 प्रमुख आंदोलन केंद्र थे उनमें से एक गिना जाता था, ये आपने देखा। इसके बाद अब बस्तर को देखिएगा, तो यहाँ अगर आप देखें तो बस्तर वाला जो क्षेत्र था इसमें आदिवासी संघर्ष होता है 1857 वाला। बस्तर स्टेट पीपुल कांग्रेस जो है इसका गठन होता है, ये 1945 की है। यहाँ आप देख लीजिए, कायथा जिला उज्जैन, वराह मिहिर की जन्मभूमि है, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यहाँ तक हमने जो है आज़ादी की लड़ाई के संबंध में जो क्षेत्र थे, महत्वपूर्ण स्थान थे, उनको देखा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को मिलाकर। अब यहाँ से कुछ नोट यानी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि ओवरऑल कुछ चीज़ों को कवर करते हैं, परीक्षा उपयोगी तथ्य आप इन्हें कह सकते हैं। तो कायथा जो क्षेत्र है यानी जिला उज्जैन पड़ेगा, वराह मिहिर की ये जन्मभूमि है, ये चीज़ हमने पीछे भी डिस्कस की है। इसके अलावा वैश्य टेकरी स्तूप, यह रेकरी नहीं है, टेकरी है, तो वैश्य टेकरी स्तूप ये उज्जैन में स्थित है, और इसकी स्थापना सम्राट अशोक के द्वारा करवाई गई थी। मतलब ऐसा माना जाता है कि अपनी पत्नी के सम्मान में उसने स्थापित करवाया था। बाज बहादुर जो था ये वीणा बजाने में अत्यंत कुशल था। सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया थे, यहाँ राणो लिखा हुआ है, राणोजी सिंधिया थे, इनका नाम हमने अभी पीछे देखा है, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का विद्रोह नीमच छावनी से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है वो प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो 1857 की जो रिवोल्ट होती है उसका विद्रोह नीमच छावनी से शुरू होता है, और कर्नल सोबर्स ने इसको दबा दिया था। तात्या टोपे को फांसी दी जाती है, वो क्षेत्र भी मध्य प्रदेश ही है। और ये देखिए 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी के जंगल में मेजर मीड के द्वारा इन्हें फांसी दी गई थी। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह 1840 का शुभारंभ जबलपुर से किया था, और विनोबा भावे उनके पहले सत्याग्रही बनते हैं। और दूसरे सत्याग्रही कौन बनते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लालगढ़ किला झमझेरा जिला जो धार वाला क्षेत्र है, लालगढ़ किला ये झमझेरा जिला है, धार में स्थित है, मतलब झमझेरा क्षेत्र का नाम है, ठीक है, और जो यहाँ जिले का नाम है वो धार है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942, मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत होती है विदिशा से। भारत छोड़ो आंदोलन जो अगस्त क्रांति के नाम से विख्यात है, ये 1942 का, उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में कहाँ से होती है? विदिशा से होती है। और माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी जो पुष्प की अभिलाषा नाम की कविता है ये बिलासपुर जेल से ही इन्होंने लिखी थी। ये कुछ चीज़ें आपने इसमें देखी। पुष्प की अभिलाषा, इसमें आप देखते हैं कि फूल जो है वो इच्छा व्यक्त करता है कि उसका उपयोग कहाँ पर किया जाना चाहिए। न तो वो भगवान के चरणों में समर्पित होना चाहता है, न किसी प्रेमी प्रेमिका की जो मालाएं होती हैं और एक दूसरे के कानों और बालों में आभूषण लगाए जाते हैं उसमें शामिल होना चाहता है, न ही शव पर डाला जाना चाहता है। वो चाहता है कि जो वीर योद्धा अपनी मातृभूमि के लिए अपना शीश कटाने के लिए या बलिदान होने के लिए जा रहे हैं, उनके कदमों में मुझे डाल दिया जाए, मैं उनके पैरों तले आकर बहुत खुश होऊंगा। यही मेरी अंतिम अभिलाषा है। इसीलिए वो अंत में कहता है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। इस प्रकार से, ठीक। तो आगे चलते हैं, काफ़ी अच्छी कविता है, कभी पढ़िएगा। मध्य प्रदेश के अब पर्यटन स्थलों को देख लेते हैं, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र से भी मध्य प्रदेश काफ़ी अग्रणी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मध्य प्रदेश ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक धरोहरों से संपन्न है, तो हमारा पूरा भारतवर्ष इससे संपन्न है, और मध्य प्रदेश उसी का दिल है, यानी बीच का हिस्सा है।
पर्यटन की अपार संभावनाएं न केवल राज्य की शान में इजाफा करती हैं, पर्यटन का सिर्फ शान और शौकत में ही योगदान नहीं होता है, सबसे बड़ा योगदान तो इकोनॉमी में होता है। अर्थव्यवस्था को ये बहुत मजबूत करता है। बहुत से राज्य ऐसे हैं, जैसे उत्तराखंड को देखिए, वहाँ पे टूरिज्म ही मेन उद्योग है या मूल आय का स्रोत है। इसके बाद देखिए, समय के साथ मध्य प्रदेश में पर्यटन की नीति में बहुत सारे सरकार के द्वारा परिवर्तन किए गए हैं। पहले जो पर्यटन नीति है उसे आप देख रहे हैं वो 1995 में लाई गई थी। यहाँ 195 दिया है, ये असल में 1995 है, तो उसे ध्यान दीजिएगा, ये पहली है। और इको एंड एडवेंचर पर्यटन नीति जो है ये सन 2000 की है। हेरिटेज पर्यटन नीति जो है ये सन 2002 की है। इसे साफ करके फिर से देखते हैं, देखिए। इसके बाद नवीन पर्यटन नीति जो है ये 2010 की है। वर्तमान पर्यटन नीति ये 2016 की है। मार्ग सुविधा केंद्र, चूंकि पर्यटन में मार्ग का भी बड़ा योगदान होता है, तो मार्ग सुविधा केंद्र जो है ये 2017 का है। और जल पर्यटन नीति यानी जल परिवहन के सहारे जो पर्यटन होता है वो 2017 की है। तो इस प्रकार से जो पर्यटन नीतियों में फेरबदल हुए हैं उन्हें आप एक क्रम से देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए, कुछ जो विकास निगम और बोर्ड हैं जिनके द्वारा इसका कंट्रोल किया जाता है उसे हम देखने वाले। तो यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए, देखिए, राज्य पर्यटन विकास निगम, इसकी स्थापना होती है 1978 में। प्रदेश में पर्यटन का विकास एवं संबंधित गतिविधियों का प्रोत्साहन करना इसका उद्देश्य है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड को अगर देखा जाए तो एक स्वायत्तशासी संस्थान है और इसका गठन 12 जुलाई 2005 को मध्य प्रदेश सोसाइटी एक्ट जो 1973 था उसके अंतर्गत किया गया। बोर्ड के द्वारा 99 मनोरंजन केंद्र, इसके अलावा 13 वन्य प्राणी केंद्र और 144 क्षेत्र, मतलब इसमें अगर देखा जाए तो 99 मनोरंजन केंद्र और 13 जो है वो वन्य प्राणी केंद्र, ये कुल मिलाकर 144 क्षेत्र अधिसूचित किए गए। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को देख लेते हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन 22 फरवरी 2017 को हुआ था। राज्य पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत संचालित पर्यटन संवर्धन इकाई, पब्लिसिटी योजना तथा जल पर्यटन अब मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा किया जाता है। वो सब चीजें आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर इको टूरिज्म की अगर बात की जाए तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए, पर्यावरण चेतना तथा पर्यावरण शिक्षा पर आधारित इको टूरिज्म सोसाइटी ने इको टूरिज्म के तहत इसे सम्मिलित किया है और प्राकृतिक सौंदर्य तथा समृद्ध स्थलों की सैर, प्रकृति के साथ आदर्श बर्ताव करना, पर्यावरण चेतना, स्थानीय संसाधनों और प्रकृति के संरक्षण के लिए आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना, स्थानीय लोगों का सशक्तिकरण करना तथा संस्कृति और परंपरागत ज्ञान की सुरक्षा करना, मानव प्रकृति संबंधों को सुदृढ़ करना, ये सब इसके उद्देश्य हैं। इसके बाद आप देख लीजिए, जिला पर्यटन संवर्धन परिषद जो है उसके बारे में कहा गया है। तो पर्यटन नीति के अंतर्गत जिले में वीकेंड तथा स्थानीय जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए, वीकेंड का मतलब ये होता है कि हफ्ते का जो अंत होता है, सप्ताहांत होता है, वहाँ पे लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो वो वाला। उसके अलावा जो लोकल यहाँ पे टूरिज्म है उसको बढ़ावा देना तथा सांस्कृतिक एवं पर्यटन उत्सव जो होते हैं उनका आयोजन करना, निजी निवेश से स्थानीय स्तर पर पर्यटन स्थलों के विकास और संचालन के लिए प्रदेश के सभी 52 जिलों में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला संवर्धन परिषद का गठन किया जाता है। ये आप देख रहे हैं। अब इसके बाद महत्वपूर्ण यह है कि हम पर्यटन नीति पर जरा चर्चा कर लें और इसमें संशोधन कहां पर हुआ है वो देख लें। तो देखिए, 2016 की जो पर्यटन नीति है इसे पर्यटन विभाग के द्वारा तैयार किया गया है और इसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2016 में संशोधित किया गया था। यह 5 वर्ष की अवधि के लिए चलाई गई, यानी 16 से लेकर 5 आप समझ सकते हैं कि ये 2021, और निजी क्षेत्र की भागीदारी से पर्यटन के विकास पर मुख्य फोकस रखा गया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्राप्त हुआ, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यही जो नीति है या ये जो सम्मेलन था 2016 वाला, इसी के द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्राप्त होता है। अब इसमें संशोधन किया जाता है 2019 में, समय समय पर योजनाओं में संशोधन किए जाते हैं। तो 2019 में इसमें इसे और प्रभावी बनाने के लिए परिवर्तन किया जाता है। और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड यात्रियों की सुविधाओं के लिए मार्ग पर विभिन्न सुविधा सेवाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करेगा। पर्यटन क्षेत्र में युवाओं को रोजगार तथा पर्यटन स्थलों को वायु मार्ग से जोड़ने का काम, ये सब परिवर्तन जो हुए हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। धरोहर होटलों तथा आकर्षक स्थानों, मतलब हेरिटेज होटल्स एंड जो यहाँ पे सैनिक लोकेशन है, इसके अलावा जो वेडिंग यहाँ पे डेस्टिनेशंस हैं उनके रूप में प्रोत्साहन देना। इसके अलावा वन क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहन देना तथा पर्यटकों से बेहतर बर्ताव तथा मेडिकल सेवाओं को प्रदान करना। कुल मिलाकर ऐसी परिस्थिति या ऐसा माहौल तैयार करना जिससे कि टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा मिले, टूरिस्ट यहाँ पर आकर्षित हों। ये जो संशोधन किया गया है उसका उद्देश्य है। इसके बाद अभी जो जल नीति है उसको देख लेते हैं। तो जल पर्यटन नीति और इसके अलावा मार्ग सुविधा केंद्र नीति, इसे हमने तालिका में देखा है। अभी यहाँ हेडिंग के हिसाब से देखते हैं। तो देखिए, 2017 की ये जो जल पर्यटन नीति है, जल पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, तो आप जानते ही हैं। 28 फरवरी 2017 यहाँ जो डेट है वो 28 फरवरी की है, उसको ध्यान दीजिएगा। 2017 को प्रदेश के जल क्षेत्र जो है वहाँ पे पर्यटन की गतिविधियों हेतु निजी क्षेत्र को लाइसेंस देने की जो नीति है वो लागू की गई। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को घुसाया जा रहा है, जो कि सरकार इस समय बड़े पैमाने पर कर रही है। पूरे देश को ही प्राइवेटाइजेशन के जाल में जकड़ने का विचार है। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये तो वक्त तय करेगा, हालांकि अभी तत्काल तौर पे सही नहीं दिखाई देता। इसके बाद देखिए, प्रदेश में जल परिवहन से जुड़े हुए पर्यटन उद्योग को संवारने हेतु निजी क्षेत्र को लाइसेंस देने की अनुमति के साथ 3000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए 22 बांधों और जलाशयों को अधिसूचित किया गया है। तो ये दायरा तो घटता बढ़ता रहता है। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य याद रखिएगा। उसके बाद मार्ग सुविधा केंद्र नीति। तो मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसकी स्वयं की मार्ग सुविधा केंद्र नीति है।
नहीं तो इससे पहले जितने भी राज्य हैं वो केंद्र सरकार की बनाई जो एकमात्र नीति है उसी के हिसाब से चलते हैं। पर्यटकों को उच्च गुणवत्ता वाली यात्री सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु मार्ग सुविधा केंद्र नीति ये मई 2016 में लागू की गई थी। इसकी जो तारीख है उसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं तो इसमें ये कहा गया कि यह नीति जो है ये निजी निवेश के माध्यम से योजना बनाकर संपूर्ण प्रदेश में 300 से अधिक मार्ग सुविधा केंद्र जो है उनको खोलने का लक्ष्य रखती है। और ब्राउन फील्ड मॉडल इस नीति की विशेषता है। इसमें 52 नए मार्ग सुविधा केंद्र तैयार किए गए हैं। निजी क्षेत्र को इसमें से 31 का आवंटन किया गया है और 17 मार्ग सुविधा केंद्रों का संचालन भी प्रारंभ कर दिया गया है। तो ये तो बढ़ता रहता है। कुल मिलाकर इसकी डेट याद रखिएगा और ये याद रखिएगा कि इसका उद्देश्य क्या है, इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए जो मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल है उनका वर्गीकरण किया गया है और वर्गीकरण के हिसाब से हम उन्हें देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुल जो पर्यटन स्थल है मतलब पर्यटन विकास निगम के द्वारा जो चिन्हित है उन्हीं की बात हो रही है। तो वो 382 है। टोटल कितने हैं? 382। और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अगर पर्यटन स्थलों को आप गिनेंगे तो वो सिर्फ 20 हैं अभी तक। वर्तमान तक, भविष्य में होंगे तो उन्हें जोड़ दिया जाएगा। और सर्वाधिक देखे जाने वाले जो है वो खजुराहो के मंदिर हैं। और राष्ट्रीय पर्यटन स्थल विकास योजना में मध्य प्रदेश के जो कुल स्थल शामिल हैं उनकी संख्या कितनी है? 17 है। इतना डाटा आपने देखा। इसके बाद नीचे कुछ इको पर्यटन स्थलों के बारे में चर्चा है, उसको भी देख लेते हैं। ये रहा। तो भोपाल क्षेत्र, रीवा क्षेत्र, जबलपुर क्षेत्र और इंदौर क्षेत्र, इस प्रकार से इसे जो पर्यटन क्षेत्र है उसमें विभाजित किया गया है। आइए देखते हैं। भोपाल क्षेत्र में आप देखिए तो पंचमढ़ी, होशंगाबाद, जैव विविधता वन विहार है भोपाल वाला, सांची स्तूप, रायसेन वाला, भीमबेटका है, भोपाल लेक है। ये सब इसके अंतर्गत शामिल हैं जो कि इको पर्यटन स्थल के तौर पर देखे जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर रीवा क्षेत्र आता है। तो यहाँ पे चाचई प्रपात, पन्ना नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ओरछा ऐतिहासिक स्थल, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी वाला, खजुराहो, ये सब रीवा के हिस्से। इसके बाद जबलपुर में चले आते हैं तो यहाँ पे कान्हा है, फॉसिल नेशनल पार्क है मतलब जीवाश्म उद्यान। उसके अलावा नर्मदा, भेड़ाघाट, अमरकंटक वाला क्षेत्र है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है तो आप जानते ही हैं, पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा एमपी में पाए जाते हैं। और एमपी में भी जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वहाँ पर सर्वाधिक बाघों की संख्या देखी गई, ये याद रखिएगा। इसके बाद इंदौर क्षेत्र को देखिएगा तो यहाँ पे माहेश्वर, खरगोन, इसके अलावा आप देखिए मांडू, झाबुआ, ये क्षेत्र जो है ये इको टूरिज्म से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक देखने के बाद अब नीचे कुछ यहाँ सूची बनी है जिसमें कि 5 क्षेत्रों के नाम दिए हैं। तो पर्यटन विभाग ने निवेश क्षेत्र और गतिविधियों का चिन्हीकरण करके पूरे प्रदेश को 5 पर्यटन क्षेत्रों में बांटा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर आपने 4 देखे हैं ये इको वाले हैं, मतलब ये जो इकोलॉजी से जुड़े हुए पर्यटन क्षेत्र हैं उनको देखा गया है। अभी ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरा जो प्रदेश है उसको 5 पर्यटन जोन में या पर्यटन क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला भोपाल जोन है, दूसरा ग्वालियर जोन है, फिर जबलपुर जोन है, खजुराहो जोन है और इंदौर जोन है। और राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार ये प्रतिवर्ष राज्य को मिलते रहे हैं तो वो भी उल्लेखनीय है। यहाँ तक हमने पर्यटन का डाटा कुछ हद तक कंप्लीट किया है, लेकिन ये अधूरी जानकारी है, अभी इसका पूरा डाटा शेष है और आगे की चर्चा होती रहेगी। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।